नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें यूपीएससी वाला की तरफ से, लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए जुड़ते हैं आज हम फिनटेक से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे फिनटेक कहा जाता है। यह फिनटेक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ यह हमारे बैंकिंग सिस्टम का सबसे एडवांस रूप है, तो दूसरी तरफ से यह हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को बहुत तेजी से बदल रहा है। फिनटेक ऐसी ताकत रखता है कि पूरे के पूरे मुल्क में एक आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया को जन्म दे देगा। यहां तक कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का यह मानना है कि भारत में जो आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया फिनटेक द्वारा शुरू की गई है, एक दिन यह एक भारत को आर्थिक महाशक्ति बना देगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो यहां तक कह दिया कि भारत का भविष्य में जो आर्थिक उभार होगा, उसके पीछे उसकी बड़ी वजह उसका फिनटेक होगा। साथ साथ भारत इसका रणनीतिक इस्तेमाल भी कर रहा है, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी भारत ने अपने यूपीआई की सेवाएं सिंगापुर को दी, सिंगापुर ने लिया है भारत के यूपीआई की सेवाएं। यह एक तरफ से भारत के आर्थिक विस्तार को बताता है, तो दूसरी तरफ यह भी बताता है कि हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन इतने सक्षम हो गए हैं कि अब भारत अपनी आर्थिक सेवाओं को उपलब्ध करा करके पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी रणनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ करे और बेहतर बने और विश्व स्तर पर एक अगुवा के रूप में उभरे। इसलिए यह फिनटेक हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी मुद्दा जो व्यक्ति से लेकर के समाज तक, व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर के पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने की क्षमता रखता है, वह मुद्दा यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम आर्थिक नजरिए से फिनटेक को देखते हैं। कहते हैं जब फिनटेक, क्या है ये फिनटेक? सीधी सी बात कि जब वित्तीय कार्यों में, फाइनेंशियल सर्विसेज में हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसी को फिनटेक कहा जाता है। जो भी वित्तीय कार्य कर रहे हैं उसमें जब हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने लगे, जैसे मान लीजिए मुझे किसी को 10,000 रुपए देना है, वह 10,000 रुपये मैं बैंक जाऊं, कैश लेकर के आऊं और उसको नोट गिन गिन करके दे दूं, यह हमारा वित्तीय कार्य हुआ। लेकिन मान लीजिए मैं बैंक जाकर के पैसे निकाल करके ना उसे नोट गिन गिन के ना दे करके सीधे उसे कहता हूं गूगल पे इस्तेमाल करते हो, लाओ मैं ट्रांसफर कर देता हूं, यानी मैं यूपीआई के माध्यम से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, मोबाइल नंबर लेता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं। यानी हमने उसको पैसा दिया लेकिन कैश रूप में नहीं दिया, नोट रूप में नहीं दिया, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया, तो हम फिनटेक का हिस्सा बन गए। आप बैंक नहीं जाते हो कैश निकालने के लिए, आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। बैंक भी आपको कैश नहीं देता है, आपके ही अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देता है। किसी कंपनी में काम करते हो तो जो पहले सैलरी नगद में मिलती थी, अब नगद नहीं मिलती है, आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाती है। आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हो, किताबें खरीदने जाते हो, कॉपी खरीदने जाते हो, सब्जियां खरीदने जाते हो, तो आप पेटीएम का इस्तेमाल करके पेमेंट कर देते हो, फोन पे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर देते हो, गूगल पे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर देते हो, तो आप फिनटेक के हिस्सा बन जाते हो। अर्थात जितने हमारा लेन देन है, वित्तीय कार्य है, जब जब हम मैनुअल की जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगेंगे तो वही फिनटेक कहलाएगा। इसीलिए जो फिनटेक शब्द बना है, या फिनटेक शब्द दो शब्दों को मिलाकर के बना है। एक शब्द है फाइनेंशियल और एक शब्द है टेक्नोलॉजी, एक शब्द है टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे, एक शब्द है फाइनेंशियल और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। किया क्या गया है, इस फाइनेंशियल के फिन को निकाल लिया गया और टेक्नोलॉजी के टेक को निकाल लिया गया और दोनों को जोड़ के बना दिया गया फिनटेक। जोड़ा ही इसीलिए गया क्योंकि फिनटेक और कुछ नहीं है। जब फाइनेंशियल वर्क में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करने लगते हैं तो फिनटेक बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि जब हम
अपने वित्तीय कार्यों को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा करते हैं तो हम उन सभी को फिनटेक कहते हैं। और जितनी भी कंपनियां होती हैं जो उस कार्य को करने में हमारी मदद करती हैं, उन सभी कंपनियों को हम फिनटेक कंपनी कहते हैं। फोन पे क्या है? एक फिनटेक कंपनी है। गूगल पे क्या है? एक फिनटेक कंपनी है। पेटीएम क्या है? एक फिनटेक कंपनी है। यानी जो कंपनियां हमारे इस वित्तीय कार्यों को, हमारे लेन देन को सक्षम बनाए, सुलभ बनाए, उन्हें ही हम फिनटेक कंपनियां कहते हैं। तो बात परिभाषा की निकल करके आ गई। इस क्लास में सिर्फ हम एक फिनटेक का जनरल इंट्रोडक्शन देंगे आपको। इस वीडियो में सिर्फ सामान्य इंट्रोडक्शन देंगे ताकि फिनटेक को बहुत विस्तार से आप लोग समझ लें। अब अगली बात, अगर हम कहें कि इस फिनटेक ने क्या किया है, थोड़ी सी इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिनटेक ने जो सबसे बड़ा काम किया है, सबसे पहला काम किया है, वो ये किया है कि आपके लेन देन को बहुत ही आसान बना दिया है। यानी फिनटेक के आने से हमारा लेन देन बहुत आसान हो गया है। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पर, बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। कैसे प्रभाव पड़ता है, बात करते हैं। आपको शायद पता होगा कि पहले के समय में बैंक से पैसा निकालने के लिए रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था। उस रजिस्टर मेंटेन करने में काफी वक्त लगता था। अब बैंकिंग सिस्टम में जब से हमने प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया तो पैसे का लेन देन काफी आसान हो गया है। यह भी फिनटेक का ही हिस्सा है, इसे भी हम फिनटेक कहते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ा? कल्पना कीजिए, वह व्यक्ति जो मनरेगा में मजदूरी करता है और दिन भर मजदूरी करके 400 रुपए पाता है। गांव और कस्बों से आप लोग जुड़े होंगे तो आपने बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइन देखी होगी। 400 रुपए मजदूरी करके जो व्यक्ति अपना घर चलाता है, महीने में 1500 ही बचा पाता है। और 1500 जब वो 500 रुपया 1000 रुपया बचाया है, जब वो बैंक गया है पैसा जमा करने के लिए या बैंक जाता है पैसा निकालने के लिए, तो पूरा का पूरा दिन उसे बैंक में लग जाता है। तो सोचता है क्यों जमा करे, इसका खर्च ही कर दे। इससे उसकी बचत प्रभावित होती है, वो बचत नहीं कर पाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में मजदूर काम करते हैं और अपने घरों पर जब पैसा भेजते हैं तो बीमार और बुढ़िया मां दिन दिन भर बैंकों के सामने धूप में बैठी रहती है, लाइन में खड़ी रहती है। फिनटेक ने इन लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया। लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, जिस दिन बैंक से पैसा निकालना होता था या जमा करना होता था, काम धंधा छोड़ करके जाते थे। यानी जो व्यक्ति एक दिन बैंक में पैसा जमा करने जा रहा है, एक दिन के लिए मुल्क उसके काम से वंचित हो गया। तो फिनटेक से जो लेन देन आसान हुआ है, इसने वित्तीय कार्यों की गति बढ़ा दी है। इसने अर्थव्यवस्था में पैसे के एक जगह से दूसरे जगह जाने की गति बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ा दी है। और जब पैसे के एक जगह से दूसरे जगह जाने की गति बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की सप्लाई की भी स्पीड बढ़ जाती है। और अर्थव्यवस्था का जो तंत्र होता है अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देता है। साथ साथ पैसे के ट्रांसफर की जब गति बढ़ती है तो सेवाओं के ट्रांसफर की भी गति बढ़ती है। मजदूर अपने घर पैसा भेजता है, हो सकता है उसके परिवार में कोई बीमार हो, 10 बजे बैंक खुलेगा, वो जाएगा 3 बजे तक निकाल करके आएगा, तब न दवा लेकर के आएगा। लेकिन फिनटेक ने क्या किया, रात को 2 बजे फोन कीजिए, बच्ची बीमार है, पैसा नहीं है, 2 मिनट में पैसा पहुंच गया, सीधे डॉक्टर के अकाउंट में पहुंच जाएगा, मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच जाएगा। यानी सर्विस सप्लाई की गति बढ़ जाती है। इस आसान होते लेन देन ने, यानी हम कह सकते हैं कि फिनटेक ने जिस लेन देन को आसान किया है, इस आसान होते लेन देन ने एक तरफ से अर्थव्यवस्था की गाड़ी को तेज किया है, तो दूसरी तरफ जिंदगी को भी आसान बनाया है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें ईज ऑफ डूइंग पर रुकना नहीं है, हमें ईज ऑफ डूइंग को ईज ऑफ लिविंग तक ले जाना है। फिनटेक क्या है? ईज ऑफ डूइंग का ही तो हिस्सा है। बड़े गौर से देखोगे तो यह भी ईज ऑफ डूइंग का हिस्सा है। लेन देन वित्तीय कार्य आसानी से हो रहे हैं, है यह भी ईज ऑफ डूइंग का। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं इसे ईज ऑफ लिविंग पर ले जाना है। लोगों के जीवन को भी आसान बनाना है, लोगों के जीवन को भी सरल और सहज बनाना है। यानी फिनटेक ने एक तरफ अगर लेन देन को आसान बनाया है, आर्थिक कार्यों की गाड़ी को तेज किया है, तो लोगों के जीवन को भी आसान बनाया है, उन तक तेजी से सेवाएं पहुंचाने में एक भूमिका निभाई है। अगर हम कह दें
कि जो हमारा यूपीआई है वो क्या है, इसी फिनटेक का हिस्सा है। यूपीआई आया, भीम ऐप आया, ये सारे के सारे क्या है, फिनटेक तकनीकी का हिस्सा है। इस यूपीआई और भीम ऐप के आने से लेन देन चंद सेकंड में हो जाता है, और जब यह लेन देन चंद सेकंड में हो जाता है तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। देश में ढेर सारे फिनटेक स्टार्टअप आए हैं जो बैंकों के लिए पेमेंट, कैश ट्रांसफर जैसी सर्विसेज दे रहे हैं, और बैंकों में पेमेंट और कैश ट्रांसफर जैसी सर्विसेज बहुत आसान हो रही है। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन हर बैंक अपने मोबाइल वॉलेट लॉन्च कर रहे हैं। यह जो मोबाइल वॉलेट बैंक लॉन्च कर रहे हैं, क्यों लॉन्च कर रहे हैं? इन्हीं फिनटेक कंपनियों की वजह से लॉन्च कर रहे हैं। देश का दूर दराज क्षेत्र में आज भी बैंक नहीं पहुंच पाए थे, आज भी भारत संपूर्ण वित्तीय समावेशन को प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन फिनटेक से के आने से फिनटेक कंपनियों ने दूर दराज के क्षेत्रों में भारत की बैंकिंग सर्विस को पहुंचा दिया है। वह दिन दूर नहीं कि जब भारत का एक एक आदमी बैंकिंग तंत्र से जुड़ जाएगा इसी फिनटेक के माध्यम से। कुल मिला जुला कर कह दो कि मोबाइल को ही बैंक बना दिया है। और सपना था आजाद हिंदुस्तान का कि एक एक व्यक्ति को हम बैंकिंग तंत्र से जोड़ेंगे, 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुनिश्चित करेंगे। वो नहीं हो पाया, लेकिन इसी फिनटेक ने एक उम्मीद जगा दी है कि नहीं, हम एक एक व्यक्ति को एक बैंक से जोड़ सकते हैं, हम 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब किया है इस फिनटेक ने, यह सब योगदान है इस फिनटेक का। अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो देश का हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो देश का हमारा वित्तीय तंत्र है, अब वह सिर्फ बैंकों के ऊपर निर्भर नहीं है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब के आ जाने से लेन देन की जरूरतों के लिए अब सबको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बिना बैंक जाए भी हम बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। और अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़े लेवल के व्यापारी ही अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, बड़े लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। अरे साहब, 5 रुपया से लेकर के 10,000 तक पेमेंट करने वाला व्यक्ति भी फिनटेक का हिस्सा बन सकता है। देश की बड़ी आबादी आज भी फिनटेक सुविधाओं से बाहर है। देश की बड़ी आबादी आज भी बैंकिंग सुविधाओं से बाहर है। फिनटेक कंपनियां ही इन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचा रही हैं। सरकार का मानना है कि कहना है कि हम इकोनॉमी को लेस कैश बनाएंगे, हम लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे, अपनी इकोनॉमी को लेस कैश इकोनॉमी में तब्दील करेंगे, कम नगद वाली अर्थव्यवस्था में तब्दील करेंगे। हम कैशलेस इकोनॉमी नहीं बना सकते हैं। याद रखना, 2 शब्द हैं। एक शब्द को कहा जाता है कैशलेस, कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, और दूसरा एक शब्द है लेस कैश इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी, लेस कैश इकोनॉमी। देखो, कैशलेस इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में नगद हो ही ना, कैश हो ही ना, सब कुछ डिजिटल पेमेंट हो। भारत में कहा जाता है कि यह संभव नहीं है। बहुत बड़ी जनसंख्या वाला, बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में यह संभव है, लेकिन भारत में यह संभव है। तो कहोगे लेस कैश इकोनॉमी क्या है? लेस कैश इकोनॉमी का मतलब कम नगद, कम नकद वाली अर्थव्यवस्था, अर्थात कैश हो, रुपया हो, कम हो, लोग कम इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट को ही इस्तेमाल करें। तो इस फिनटेक ने यह संभव बना दिया है कि भारत का जो सपना है कि इंडियन इकोनॉमी को हम लेस कैश इकोनॉमी की ओर ले जाएं, इधर ले जाएं, इस सपने को भी फिनटेक के माध्यम से ही बुना जा रहा है। अर्थात जैसे जैसे फिनटेक का विस्तार होगा, वैसे वैसे इंडियन इकोनॉमी लेस कैश इकोनॉमी में तब्दील होती जाएगी। अब एक बात और है कि आखिर यह जो फिनटेक है, यह कितने प्रकार का होता है। आपको कई प्रकार के फिनटेक दिखेंगे। तो जो फिनटेक है वह कई प्रकार का होता है। जैसे पेटीएम, पेमेंट फिनटेक, यानी भुगतान आधारित फिनटेक। जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, किसी दुकानदार पर खरीदारी करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पेमेंट आधारित फिनटेक। यानी वो ऐसा ऐप है जो सिर्फ पेमेंट कर रहा है। आप जब किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट ही तो करते हैं।
वह भी तो फिनटेक का हिस्सा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पेमेंट आधारित फिनटेक। दूसरा होता है, आप देखते होंगे गूगल लोन बांटता है, पेटीएम लोन बांटता है, यानी कई फिनटेक कंपनियां हैं जो आपको डिजिटली लोन सप्लाई कर देती हैं। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख तक लोन देती हैं। किसी बैंक नहीं जाना है, या गूगल है तो गूगल ही आपको लोन दे देगी। उसके लिए उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसकी शर्तें माननी पड़ती है, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। यानी लोन देने वाले फिनटेक अलग से होते हैं। यानी कुछ होते हैं फिनटेक जो सिर्फ पेमेंट करते हैं, कुछ फिनटेक लोन देते हैं, कुछ फिनटेक वेल्थ टेक होते हैं, धन प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। इसका मतलब सीधा साधा है कि अगर आपके पास कोई विजन है, कोई आइडिया है, कोई व्यापार के तरीके हैं, आप स्टार्टअप का हिस्सा है, तो आप डिजिटली रूप से ढेर सारी कंपनियों के पास जा सकते हैं, उनको अपना आइडिया बता सकते हैं। वे निवेश करने के लिए आपको पैसा देती है, धन उपलब्ध कराती है, उसे हम वेल्थ टेक या धन प्रौद्योगिकी कहते हैं। वैसे ही एक इंश्योर टेक भी होता है। जैसे आप ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रीमियम भर देते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रीमियम भर देते हैं, जनरल इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रीमियम भर देते हैं, सब कुछ डिजिटली ले लेते हैं। वो क्या है? वो भी फिनटेक का हिस्सा है, जिसे इंश्योरटेक कहते हैं। ये सारे के सारे फिनटेक के हिस्से हैं। यानी एक फिनटेक पेमेंट फिनटेक हो गया, एक लोन्स बेस्ड फिनटेक हो गया, एक वेल्थ टेक हो गया, एक इंश्योरटेक हो गया। ये सारे फिनटेक के हिस्से। उसी प्रकार फिनटेक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम रेगटेक कहते हैं, जिसे हम रेगटेक कहते हैं। हिंदी में विनियमन प्रौद्योगिकी कहते हैं, लोकप्रिय नाम इसका रेगटेक है। आप कहोगे रेगटेक क्या? अभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। रेगटेक का मतलब यह है कि सीधी सीधी बात है, यह सारा तंत्र चल रहा है। अगर आप गौर से देखिए कि यह सारा तंत्र क्या है, चल रहा है। चाहे पेमेंट हुआ, चाहे लोन हुआ, चाहे वेल्थ हुआ, चाहे इंश्योरटेक हुआ, सारा तंत्र चल रहा है। ये तंत्र चले इसके लिए जरूरी है ग्राहक सुरक्षा, डेटा सुरक्षा। अर्थात जो कस्टमर इनका इस्तेमाल कर रहा है वह सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि कोई उसका सिस्टम हैक कर ले और पूरा पैसा ही अपने खाते में ट्रांसफर कर ले। तो हर उसे सुरक्षित किया जाए। साथ साथ जो ग्राहक इन सब का इस्तेमाल कर रहा है उसका डेटा सुरक्षित रहे, दूसरे जगह ना पहुंचे कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका ये सब क्या है, दूसरे जगह ना पहुंचे। यानी इस पूरे के पूरे फिनटेक सिस्टम को चलाना है तो हमेशा डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा को बहुत पुख्ता करना होगा, उसके इंतजाम बहुत मजबूत करने होंगे। जो रेगटेक है वो यही काम करता है। यानी रेगटेक ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आता है, ऐसी तकनीकी को लेकर के आता है कि ये सारा का सारा फिनटेक सिस्टम स्वस्थ और सही तरह से काम करते रहे। इसलिए रेगटेक को भी फिनटेक का एक हिस्सा मानते हैं और फिनटेक का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो रहा आपका फिनटेक का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखें, कहा जाता है कि भारत विश्व के सबसे बढ़ते हुए फिनटेक बाजारों में से एक है। तो क्या यह सिर्फ मुहावरा है या इसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं? तो जी, यह मुहावरा नहीं है, इसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े कहते हैं कि 2019 में भारत में जो डिजिटल पेमेंट था वो $65 बिलियन का था, जिसे 2023 में $140 बिलियन हो जाने की संभावना है। इसी साल यह $140 बिलियन से ऊपर हो जाएगा। यानी 65 से 2019 में 65, 2023 में $140 बिलियन, 2 गुना बढ़ने जा रहा है। एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो बड़ी विश्वसनीय रिपोर्ट देती है, जिसका नाम है बोस्टन कंसल्टिंग। इस बोस्टन कंसल्टिंग ने भारत के फिनटेक मार्केट में एक रिसर्च किया और 2021 में कुछ पूर्वानुमान जारी किए। और उस पूर्वानुमान की बात करें तो बोस्टन कंसल्टिंग कहती है कि वर्ष 2025 तक 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल फिनटेक बाजार होगा भारत में। कितने का? 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। आगे यह बोस्टन कंसल्टिंग कहती है कि मजेदार आंकड़ा यहां नहीं है, मजेदार इसके बात है। बोस्टन कंसल्टिंग कहती है कि 2025 तक जो 150 से 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार होगा, वही बाजार आने वाले 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी 2030 तक जाते जाते भारत का फिनटेक मार्केट 2025 के द्विगुना हो चुका होगा। यह बोस्टन कंसल्टिंग नाम की एक बड़ी सम्मानीय कंपनी कहती है और इसके आंकड़े बड़े प्रभावी होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। यह है भारत के फिनटेक बाजार का भविष्य। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत में फिनटेक मार्केट इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ा?
भारत में फिनटेक की वृद्धि के क्या कारण है? तो भारत में फिनटेक की वृद्धि के कई कारण हैं, और जिसमें जो सबसे मजेदार और ठोस कारण है वह है 2016 की नोटबंदी। हुआ क्या कि 2016 में रात के 8 बजे अचानक नोटबंदी हो गई। भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह आवाज आप लोगों को याद होगी, ये मेरी आवाज नहीं है, मैं तो नकल कर रहा हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन पर आकर के यही कहा था और उसे नोटबंदी कहा गया। लोगों के खाते में तो पैसे थे, लेकिन हाथ में नहीं थे। जो हाथ में गए वो बेकार हो गए। लंबी लंबी लाइन लग करके 2000 रुपया ही निकलता था। अब नोटबंदी ने अचानक लोगों को विवश कर दिया कि वे लोग डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। भाई, जो कामकाजी लोग हैं वो दिन भर लाइन में खड़ा रहेंगे 2-2 किलोमीटर वाली, और 2000 निकालेंगे तो उनका घर कहां से चलेगा? तो उससे बढ़िया है कोई ऐप ही डाउनलोड कर लो, डिजिटल पेमेंट ही करने लगो। यानी लोगों को मजबूर किया नोटबंदी ने, या लोगों के लिए एक फोर्स का काम किया कि वे डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। सच तो यह भी है कि इस नोटबंदी ने, इस विमुद्रीकरण ने अचानक भारत के बाजार में, अचानक इंडियन मार्केट में डिजिटल पेमेंट के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड पैदा कर दी। रातों रात भारत के मार्केट में एक ऐसी डिमांड पैदा हो गई, रातों रात 50 करोड़ से ऊपर लोग तैयार बैठे थे कि हमको इजीली कोई ऐप दे दे, हम डाउनलोड कर ले और डिजिटल पेमेंट शुरू कर दें। रातों रात सब्जी बेचने वाले ने, ठेले लगाने वाले ने, गोलगप्पे बेचने वाले ने, समोसे बेचने वाले ने, आम केले बेचने वाले ने भी डिजिटल पेमेंट को स्वीकार कर लिया। बड़ी बड़ी दुकानों पर नोटबंदी के पूर्व डिजिटल पेमेंट नहीं दिखता था, लेकिन 2 महीने के अंदर सब्जी ठेले वाले भी डिजिटल पेमेंट लेने लगे। अब जब इतना बड़ा ग्राहक इस सेवा का उपयोग करने के लिए तैयार बैठा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड बड़ी तेज हो गई। और जब नोटबंदी ने अचानक मार्केट में डिमांड पैदा कर दी, तो दुनिया के ढेर सारे फिनटेक स्टार्टअप जो पूरी दुनिया में अलग अलग काम कर रहे थे, वो भगे भारत की ओर। उन्होंने कहा, अरे हम तो बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हम तो बैठे हैं न्यूजीलैंड में, हम तो बैठे हैं जर्मनी में, यहां तो लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां देखो 120-30 करोड़ जनसंख्या वाला देश हाथे फैलाए हुए, बाहें फैलाए हुए खड़ा है कि आओ सस्ती सेवाएं लेकर के आओ, बेहतर सर्विस लेकर के आओ, आओ दुनिया के फिनटेक स्टार्टअप भारत में आओ, हम तुम्हारी सर्विस के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नोटबंदी हुई थी। तो फिनटेक को सबसे तेज जो फोर्स दिया वह नोटबंदी ने दिया। और फिनटेक के कारण एक तरफ पूरे के पूरे भारत में फिनटेक बाजार खड़ा हो गया, दूसरी तरफ इस बाजार में जो डिमांड क्रिएट हुई थी, इसे भरने के लिए पूरी दुनिया की फिनटेक कंपनियां दौड़ते हुए चली आई, दौड़ते हुए आई। तो डिमांड भी थी, सप्लाई भी हो गई। और जब सारी फिनटेक कंपनियां दौड़ते हुए आई, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा भी हो गई कि कौन सी फिनटेक कंपनी कितनी सुरक्षित और कितनी सस्ती और कितनी आसान सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यानी किसका ऐप कितना सुरक्षित होगा, कितना सस्ता होगा, और उस ऐप को चलाना कितना आसान होगा, तभी तो आम आदमी इस्तेमाल करेगा। इससे हुआ क्या कि भारत के लोगों को सुरक्षित, सस्ता, विश्वसनीय और आसान डिजिटल सिस्टम मिल गया, और लोगों ने इसे तेजी से स्वीकार करना शुरू किया। एक बड़ी वजह तो यह थी। दूसरी, इसके साथ भी कई वजहें काम कर रही थी नोटबंदी के साथ साथ। जैसे भारत सरकार ने 2016 में ही एक अभियान चलाया था, स्टार्टअप इंडिया, और इस अभियान के तहत भारत सरकार ने तय किया था कि वह अपने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी। जब भारत सरकार के अधीन स्टार्टअप्स को, नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना शुरू हुआ, तो इसका परिणाम यह हुआ कि ढेर सारे फिनटेक सेक्टर में स्टार्टअप आए उभर करके, और उन्होंने काम करना शुरू किया। यानी भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया ने जो प्रोत्साहन दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? हर सेक्टर में स्टार्टअप आए, लेकिन देखा गया तो सर्वाधिक स्टार्टअप, सबसे तेजी के स्टार्टअप फिनटेक सेक्टर में आए। यानी एक तरफ नोटबंदी बाद में आ रही है, उसके पहले ही स्टार्टअप इंडिया के तहत भारत सरकार फिनटेक
को बढ़ावा दे रही है अपने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। यानी नोटबंदी बाद में फोर्स क्रिएट करेगी, उसके पहले ही स्टार्टअप इंडिया के तहत उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं नोटबंदी ने एक तात्कालिक फोर्स तो काम किया, लेकिन उसके पहले जो स्टार्टअप इंडिया आई थी, उस स्टार्टअप इंडिया में जो स्टार्टअप को बढ़ावा देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई थी, उसके कारण ढेर सारे फिनटेक स्टार्टअप भारत में उभर करके आए थे, काम शुरू कर चुके थे। साथ साथ इसके पूर्व भी 2015 में भारत सरकार एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लेकर के आई थी, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में तय किया गया था कि भारत का तेजी से डिजिटलीकरण किया जाएगा, और भारत का तेजी से डिजिटलीकरण किया जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि भारत के गांव और कस्बों तक इंटरनेट पहुंचाया जाए। इसीलिए इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसे कहा गया था भारत नेट। और भारत नेट का लक्ष्य यही था, उद्देश्य यही था कि भारत के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देना, अर्थात उन तारों से जोड़ देना जिसके थ्रू इंटरनेट बहता है, इंटरनेट फ्लो कर देना है। यानी एक तरफ डिजिटल इंडिया के भीतर जो भारत नेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वह क्या कर रहा है, वह पूरे के पूरे देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रहा है। यानी मुल्क के हर गांव, कस्बे, जिले में इंटरनेट को तेजी से पहुंचा रहा है। तो 2015 से इंटरनेट देने की व्यवस्था की जा रही है। 2016 से स्टार्टअप इंडिया के तहत फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इनसे क्या हुआ कि एक तरफ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, दूसरी तरफ स्टार्टअप को बढ़ावा देने से ऐसी फिनटेक स्टार्टअप कंपनियां आ गई थी, तीसरी तरफ नोटबंदी आ गई, इसने डिमांड पैदा कर दी। और जब नोटबंदी आ गई, डिमांड पैदा कर दी, इंटरनेट पहुंच चुका था, कई फिनटेक स्टार्टअप आ गए थे, उन फिनटेक स्टार्टअप काम करना शुरू किए। रातों रात जब वो बहुत ज्यादा पैसा कमाए तो दुनिया भर से स्टार्टअप आ गए। यानी पूरा का पूरा माहौल ही बन गया फिनटेक के हिसाब से। और इसी के साथ साथ नोटबंदी के बाद तुरंत प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया लेस कैश इकोनॉमी का और लेस कैश सोसाइटी का, कि हम भारत को लेस कैश इकोनॉमी की ओर ले जाएंगे, कम नगद वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी बड़ी होगी अपने आकार में, अपने गति में तेज होगी, लेकिन वह सिर्फ नोटों पर आधारित नहीं होगी। यानी लेन देन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिजिटल होगा, ताकि हम पैसे के फ्लो पर निगरानी रख सके, करप्शन को कम कर सके और देश का टैक्स कलेक्शन हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा इरादा सिर्फ लेस कैश इकोनॉमी का ही नहीं है, इरादा लेस कैश सोसाइटी का भी है, अर्थात एक ऐसे समाज का भी है जो डिजिटल तंत्र को तेजी से स्वीकार कर सके, जो डिजिटल तंत्र को तेजी से स्वीकार कर सके, जो डिजिटल तंत्र पर भरोसा कर सके। तो प्रधानमंत्री ने 2016 में ही नारा दिया कि भारत को लेस कैश इकोनॉमी और लेस कैश सोसाइटी की ओर ले जाएंगे। इस लेस कैश इकोनॉमी और लेस कैश सोसाइटी का जब नारा दिया तो भारत सरकार के सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री के इस विजन को पूरा करने में लग गए। और जब सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री के इस विजन को पूरा करने में लग गए तो आरबीआई ने कहा हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी भारत सरकार का जो लेस कैश इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का मिशन है उसमें भी हम कई योगदान देंगे। और आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के लिए कई पहल शुरू की। जैसे आरबीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया, एनपीसीआई के साथ मिलकर के यूपीआई बनाया गया और आरबीआई ने यूपीआई की अनुमति दी। आरबीआई ने आईएमपीपीएस सर्विस लॉन्च किया, आरबीआई ने भीम ऐप लॉन्च किया, आरबीआई ने बीबीपीएस सिस्टम को लॉन्च किया, आरबीआई ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को लॉन्च किया। ये सब वो तंत्र हैं जिससे डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिलाजुला करके एक कहावत कही जाती है गांधी जी के बारे में कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, पर गए कोटि पग उसी ओर। जिधर गांधी के दो पग चल जाते थे, करोड़ों पैर उधर ही चल जाते थे। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार ने जब कहा कि हम लेस कैश इकोनॉमी और लेस कैश सोसाइटी की ओर इस देश को ले जाएंगे, तो सभी मंत्रालय चल पड़े, आरबीआई चल पड़ी और आरबीआई ने ढेर सारी पहल की कि जल्दी से जल्दी हम अपने पूरे पेमेंट सिस्टम को डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तब्दील कर दें। और इन सभी प्रयासों ने, चाहे बात स्टार्टअप इंडिया की हो, चाहे डिजिटल इंडिया की हो, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे लेस कैश इकोनॉमी लेस कैश सोसाइटी की ओर बढ़ने का सरकार का विजन हो, इन सभी प्रयासों ने अंततः भारत को दुनिया के सबसे बड़े उभरते फिनटेक बाजार के रूप में
स्थापित कर दिया। ये था फिनटेक के आगे बढ़ने का कारण। अब हम बात करते हैं रेगटेक और सबटेक पर। इस रेगटेक और फिनटेक को हम इस रेगटेक और सुपरटेक को हम फिनटेक के जुड़वा कहते हैं। आप कहोगे फिनटेक के जुड़वा क्यों कहते हैं? दरअसल ये सुपरटेक को जब हम लिखते हैं हिंदी में तो सुपरटेक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सबटेक कहते हैं, टेक्निकल नाम सबटेक है, और एक है रेगटेक। इसे जुड़वा इसलिए कहते हैं कि ये दोनों एक ही काम करते हैं, अभी बताएंगे। साथ साथ जितना सफल रेगटेक और सबटेक होगा उतना ही सफल पूरा का पूरा फिनटेक होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो फिनटेक सिस्टम है ना, वह डेटा सुरक्षा पर और ग्राहक सुरक्षा पर खड़ा है। अगर बेहतर डेटा सुरक्षा की व्यवस्था है, अगर बेहतर ग्राहक सुरक्षा की व्यवस्था है तो फिनटेक आगे बढ़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा ही फिनटेक की प्रमुख चिंताएं हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। ये जो रेगटेक है और ये जो सबटेक है, यह और कुछ नहीं करता, इसी डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा की चिंताओं का समाधान करता है। यानी पूरे के पूरे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सिस्टम में जो पैसे का लेन देन डिजिटल रूप से हो रहा है, इसमें डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा के लिए जो तकनीकी जिम्मेदार है उसे हम कहते हैं रेगटेक और सबटेक। और जो कंपनियां इस तकनीकी का विकास करती हैं उन्हें रेगटेक और सबटेक कंपनियां कहते हैं। यह फिनटेक का ही हिस्सा होती है, यूं कहिए कि फिनटेक का ये आधार स्तंभ है। तो अगर हम आइए थोड़ी थोड़ी बात समझते हैं। रेगटेक, जो काम रेगटेक का है वही काम सबटेक का भी है। तो जैसे रेगटेक की हम बात करते हैं तो एक शब्द है रेगुलेटरी और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। इस रेगुलेटरी से रेग को निकाल लिया गया और टेक्नोलॉजी से टेक को निकाल लिया गया और बन गया रेगटेक। रेगुलेटरी मतलब विनियमन करना, अर्थात जिसे हम फिनटेक कहते हैं वो क्या है? फिनटेक और कुछ नहीं, प्रौद्योगिकी से संचालित अर्थव्यवस्था है। ऐसी इकोनॉमी जो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो रही है, प्रौद्योगिकी से संचालित हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रौद्योगिकी से संचालित अर्थव्यवस्थाओं में समय समय पर चुनौतियां आती रहती हैं और वो चुनौतियां हमेशा डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा को लेकर की होती हैं। समय समय पर जो भी चुनौतियां उत्पन्न हो उन चुनौतियों का समाधान करना ही इस रेगटेक का काम होता है, सबटेक का काम होता है। जितनी भी चुनौतियां हैं उनका समाधान करना है, क्योंकि जैसे जैसे ही हमारी इकोनॉमी डिजिटल होती है वैसे हमारी इकोनॉमी पर साइबर हमले बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही हमारी इकोनॉमी में फ्रॉड गतिविधियां बढ़ती हैं। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, हमेशा सुनते होंगे कि फोन आया कि आप कौन बनेगा करोड़पति में 20 लाख रुपए जीत गए हैं। हम एक आपको ओटीपी नंबर भेज रहे हैं, उस ओटीपी नंबर को हमको दे दीजिए, पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई बेचारा आदमी इस पूरे के पूरे फिनटेक सिस्टम के फ्रॉड को नहीं समझता है, ओटीपी नंबर दे देगा, 2 मिनट में पता चला सारा पैसा उसके अकाउंट से निकल गया, फ्रॉड हो गया। बैंकों पर साइबर अटैक होते हैं, एम्स पर साइबर अटैक हो गया था, एम्स के डायरेक्टर के अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे फ्रॉड करके। बैंकों पर रोज साइबर अटैक होते रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई हमारा विरोधी मुल्क आरबीआई पर साइबर अटैक कर दे, कोई एसबीआई पर साइबर अटैक कर दे और पूरा डाटा ही डिलीट कर दे, पूरी की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर हो जाएगी। आज की दुनिया में हम रोज युद्ध लड़ रहे हैं। याद रखिएगा, तकरीबन रोज, अपुष्ट आंकड़े कहते हैं, मैं इनकी पुष्टि की गारंटी नहीं लेता हूं, अखबारों की खबरें हैं कि 6000 से ऊपर साइबर हमले रोज इंडिया पर होते हैं। रोज 6000 से ऊपर साइबर हमले होते हैं। आज की जो पूरी की पूरी दुनिया है ना, हम एक युद्ध में जी रहे हैं। हमें सीमाओं पर शांति दिख रही है लेकिन हम एक युद्ध में जी रहे हैं। इस युद्ध का तरीका बदल गया है, साइबर अटैक। और जो साइबर अटैक होता है वो सबसे ज्यादा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर होता है, हमारे सबसे ज्यादा वित्तीय तंत्र पर होता है कि यूपीआई को फेल कर दो। भारत का हर तीसरा दूसरा नागरिक यूपीआई से जुड़ा हुआ है।
सबके खाते कोलैप्स कर जाएंगे। यानी कुल मिला जुला करके अगर हमको अपनी इस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, अपने इस फिनटेक को आगे बढ़ाना है, तो हमें साइबर हमले रोकने होंगे, हमें फ्रॉड गतिविधियां रोकनी होगी, और रेकटेक और कुछ नहीं, इन्हीं सबको रोकने का प्रयास करता है। तो फिनटेक की दुनिया में जो रेकटेक है, उसका काम पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, उसका काम है कि पैसा सुरक्षित ट्रांसफर हो, इसको देखते रहना है। समझिएगा बात। जब पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो पेमेंट फिनटेक कर रही है। जब आपको लोन मिल जा रहा है तो लोन वाला फिनटेक कर रहा है। जब आपको इंश्योरेंस कर रहे हैं ठीक ठाक से, तो इंश्योरटेक कर रहा है। यूपीआई से आप पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, वो पेमेंट फिनटेक है। लेकिन यूपीआई से जो पैसा दे ले रहे हैं वो सुरक्षित आ जा रहा है, उसको भी, उसकी सुरक्षा को देखने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी हो बैठी हुई है, दूर देख रही है कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। तो वे सारे के सारी तकनीकी जो लेन देन को सुरक्षित बनाती है, डेटा सुरक्षा और ग्राहक सुरक्षा के लिए काम करती है, उसे हम किसके तहत रखते हैं? रेकटेक के तहत रखते हैं। अब आप कहते होंगे कि इस रेकटेक में करता क्या है? तो इस रेकटेक में रिस्क मैनेजमेंट करता है, खतरे का प्रबंधन करता है। आप यूपीआई से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी फोन पे को लेकर पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे को लेकर पेमेंट कर रहे हैं, अमेजन पे को, आप जो 6 अंक का डिजिटल कोड डालना होता है, गलत डाल के देखिए तो तुरंत ऊपर लाल रंग का लिख देता है रिस्क। 3 बार गलत डाल दीजिए, 24 घंटे के लिए आपका ऐप ब्लॉक हो जाएगा। वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। वो कौन कर रहा है? रेकटेक कर रहा है। आपने एक बार गलत डाला, जो गलत डाला थे ऊपर आ जाएगा रिस्क। कहीं आप गलती से डाल रहे हैं तो ठीक कर दीजिए, या कहीं कोई दूसरा तो नहीं डाल रहा है। अब मान लीजिए किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, चुरा लिया है, एक एक नंबर ट्राई कर रहा है, 3 बार जो गलत डालेगा 24 घंटे के लिए ऐप ब्लॉक हो गया। ये क्या है? यह रेकटेक का काम है, रिस्क मैनेजमेंट का काम है। जितना भी आप लेन देन कर रहे हैं उन सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और उन सबकी वित्तीय संस्थानों को रिपोर्टिंग भी की जा रही है। आप एसबीआई से पीएनबी में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो रेकटेक कंपनियां उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, और एसबीआई को भी रिपोर्ट कर दे रही है, तुरंत पीएनबी को भी रिपोर्ट कर दे रही है कि यहां से पैसा निकाल करके यहां डाल दिया गया। जब जब आप कोई बैंकिंग सर्विस लेते हैं, डिजिटल रूप से अकाउंट खुलवा रहे हैं, डिजिटल रूप से एफडी कर रहे हैं, डिजिटल रूप से इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपकी ग्राहकों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनके केवाईसी की जांच की जाती है। नो योर कस्टमर केवाईसी को कहते हैं। इस इंक्वायरी को भी करना किसका काम है? रेकटेक का काम है। साथ साथ रेकटेक रेगुलरी इंटेलिजेंस पर भी काम करती है। अब कहोगे रेगुलरी इंटेलिजेंस क्या होता है? रेकटेक का नारा है कि फ्रॉड करने वाले लोगों से 2 कदम तेज चलो। जो लोग साइबर अटैक करते हैं, जो लोग फ्रॉड करते हैं, उनसे हमेशा 2 कदम आगे रहो। वे सिर्फ आपका पीछा कर पाए, आपके बराबर ना खड़े हो पाए। आपने गौर किया है, आप कोई भी पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो हर 2 महीने पर आता है अपडेट दिस ऐप। आप गूगल पे ऐप कर रहे हैं, 2 महीने पर आ जाएगा कि ऐप को अपडेट कीजिए। फोन पे ऐप यूज कर रहे हैं, ऐप को अपडेट कीजिए। वो क्या है? आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि किसी एटीएम से निकालने एचडीएफसी से 7 दिन बाद निकालने गए, पैसे निकालने का पैटर्न बदल गया है। पहले कार्ड अंदर रह जाता था, लॉक हो जाता है, अब कार्ड स्वैप करके निकाल लेना, यानी कुछ ना कुछ सिस्टम बदल देता है। वो क्यों बदलते हैं लोग? क्योंकि किसी एक सिस्टम को रखेंगे तो जब तक जो साइबर अटैक करने वाला है, जो फ्रॉड करने वाला आदमी है, जब तक उस सिस्टम को समझेगा तब तक हम उस सिस्टम को बदल देंगे, उससे 2 कदम आगे निकल जाएंगे। अब देखते होंगे हर 2 महीने पर आता होगा, ऐप अपडेट कर लीजिए। यानी रेगुलर इंटेलिजेंस के तहत किया क्या जाता है कि जितने भी डिजिटल लेन देन होते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन को लगातार कंपनियां बदलती रहती हैं, उस पर काम करती रहती हैं। इसलिए बदलते रहती हैं कि फ्रॉड करने वाले से 2 कदम हमेशा आगे रहना है। ये सारी के सारी क्रियाएं ही किसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? रेकटेक के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ये सारे काम ही रेकटेक के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, और यही तो है ग्राहक सुरक्षा, डेटा सुरक्षा। समझ गए रेकटेक? पक्का? जरूर हमें बताइएगा। अब बात करते हैं हम सबटेक की। तो सबटेक को हमने कहा था कि अभी बिल्कुल वही काम करता है जो रेकटेक काम करता है, बिल्कुल वही काम। तो फिर इसको हम अलग से क्यों कर रहे हैं? दरअसल रेकटेक फिनटेक कंपनियां होती हैं जो नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करती हैं
इजाद करती हैं और उनको बैंकों को उपलब्ध कराती हैं, उनको अन्य फिनटेक कंपनियों को उपलब्ध कराती हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी ने बेहतर सिक्योरिटी ऐप बना लिया, तो आएगा और गूगल पे से बेच देगा या एसबीआई से बेच देगा। तो जब ये प्राइवेट कंपनी अपना ऐप बनाती रहती है, सिक्योरिटी का काम करती रहती है, तो उनको हम रेकटेक करते हैं। लेकिन जितने भी दुनिया के बैंक हैं, जितने भी दुनिया के केंद्रीय बैंक हैं, वो अब डिजिटल लेन देन में जो डाटा संग्रह है, डाटा सुरक्षा है, ग्राहक सुरक्षा, उनके लिए सिर्फ रेकटेक पर ही निर्भर नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, सब बैंक कुछ न कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे डेटा सुरक्षा को और ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अर्थात दुनिया के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, सब वो काम कर रहे हैं जो रेकटेक कंपनियां करती हैं। और जब दुनिया का केंद्रीय बैंक, कोई केंद्रीय बैंक इसी रेकटेक का इस्तेमाल करने लगता है, तो वह सबटेक कहलाता है। अर्थात मान लीजिए कोई रेकटेक कंपनी, फोन पे के लिए कोई कंपनी है जो डेटा सुरक्षा के लिए बेहतर ऐप लाई है और उसने फोन पे को बेच दिया, तो रेकटेक हो जाएगी। लेकिन उसी डेटा सुरक्षा के लिए किसी बेहतर तकनीकी को लेकर के जब किसी दुनिया का केंद्रीय बैंक आ गया, मान लो भारत की आरबीआई आ गई, तो वह क्या हो जाएगा? सबटेक हो जाएगा। अर्थात जो सबटेक है वही रेकटेक है, जो रेकटेक है वही सबटेक है। फर्क सिर्फ इतना है, जब इसी रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया का कोई केंद्रीय बैंक करता है, किसी देश का केंद्रीय बैंक करता है, तो सबटेक कहलाता है। भारत के संदर्भ में जब रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, तो क्या कहलाता है? सबटेक कहलाता है, जिसे हम हिंदी में सुपर टेक भी कहते हैं। अगर हम भारत की आरबीआई के कुछ सुपर टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो बड़ी सक्सेस हुई है, तो वह कुछ ये है। अर्थात भारत की आरबीआई ने भी सुपर टेक का उपयोग किया है, सबटेक का उपयोग किया है। जैसे उसके 3 सिस्टम बहुत बढ़िया फंक्शन कर रहे हैं, जिसे कहा जाता है इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, आईडीएमपीएस सिस्टम। यह भी आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, सबटेक का हिस्सा है। यह भी एक सिस्टम है। एक है एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, ईडीएमपी सिस्टम। साथ साथ एक है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, यह भी सबटेक का ही सिस्टम है। अर्थात आरबीआई सुपर टेक के रूप में, सबटेक के रूप में इन 3 सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। तो ये रहा रेकटेक और ये रहा सबटेक, और कैसे दोनों फिनटेक के जुड़वा हैं, इसे आपने समझा। अब थोड़ी सी एक हल्की सी बात करते हैं। एक शब्द आता है सैंडबॉक्स। जब भी आप फिनटेक की दुनिया में जाते हैं तो एक शब्द आता है सैंडबॉक्स। और आप लोग सोच रहे होंगे सैंडबॉक्स क्या है, सैंडबॉक्स क्या है? देखो, अगर हमें फिनटेक को आगे बढ़ाना है तो एक ऐसे ढांचे की हमें जरूरत पड़ेगी जहां फिनटेक के विकास को व्यवस्थित किया जा सके। अर्थात कुछ यूं कहें कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, हमें एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। यह क्या है? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी जहां पहले पूरे तंत्र को व्यवस्थित कर दिया जा सके, पूरे तंत्र का परीक्षण किया जा सके, उसके बाद जनता में लाया जाए। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जैसे मान लीजिए भीम ऐप लाया गया, या गूगल ने अपने यहां टेक्नोलॉजी इजाद की और कहा हम गूगल पे, अब भारत की आरबीआई हमें इजाजत दे, भारत की जनता में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम भारत के सारे बैंकों से जोड़ेंगे। तो ऐसे नहीं दे दिया जाता है। पहले गूगल से कहा जाएगा कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने ऐप का परीक्षण कीजिए, टेस्टिंग कीजिए और सारी की सारी रिपोर्ट हमके दीजिए। क्या आपका ये ऐप सुरक्षित है? क्या आपका ये ऐप विश्वसनीय है? क्या आपका ये ऐप इतना आसान है कि आम जनमानस इसका इस्तेमाल कर सके? यानी फिनटेक के विकास को आगे बढ़ाना है तो हमें एक ऐसा ढांचा बनाना होगा जहां इस फिनटेक के विकास को व्यवस्थित किया जा सके। अर्थात कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी डिजिटल पेमेंट का ऐप मार्केट में लाने से पहले
उसका पूरी तरह से परीक्षण करना होगा। तो होता क्या है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं और इस पर कोई भी कंपनी, जैसे मान लो फोन पे लेकर के आ रही है, फोन पे अपना पेमेंट ऐप लेकर के आ रही है। फोन पे खुद ही एक पेमेंट ऐप है। मान लीजिए फोन पे एक लेकर के आ गया पेमेंट ऐप, तो जनता में नहीं जाएगा, सीधे बैंकिंग सिस्टम ऐसे नहीं इजाजत देता है। पहले इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, टेस्ट होगा, इसका टेस्ट होगा, परीक्षण होगा, इसकी रिपोर्ट जाएगी आरबीआई के पास, बैंकों के पास, और इनकी रिपोर्ट से आरबीआई जब संतुष्ट होगी तो इन्हें इजाजत दे देगी। यानी किसी भी पेमेंट ऐप को लाने के पहले, फिनटेक से जुड़े किसी भी ऐप को लाने के पहले उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम सैंडबॉक्स कहते हैं। इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम क्या कहते हैं, सैंडबॉक्स कहते हैं। यानी सैंडबॉक्स और कुछ नहीं, कोई अजीबोगरीब नाम नहीं है। सैंडबॉक्स वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी फिनटेक कंपनी अपने पेमेंट ऐप को लाने से पहले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे विस्तार से परीक्षण करती है, इसकी रिपोर्ट सेंट्रल बैंक को देती है, तब जाकर के उस ऐप को उस देश में काम करने की इजाजत दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है इस सैंडबॉक्स का भी बड़ा यूज है, क्योंकि सैंडबॉक्स गलतियों को रोकता है, विफलताओं को रोकता है, पूरा सिस्टम एकदम परीक्षण हो जाता है तो आगे बढ़ता है। तो सैंडबॉक्स क्या है, तो सीधी सी बात है, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी फिनटेक से जुड़े ऐप को पहले टेस्ट किया जाता है, उसकी सारी खूबियां और खामियां देखी जाती है, और जब श्योर हो जाते हैं तब उसे जनता में लाते हैं। उसे ही सैंडबॉक्स कहते हैं। ठीक इसी प्रकार के एक सैंडबॉक्स का इस्तेमाल आरबीआई कर रही है। आरबीआई ने एक बड़ी शानदार पहल की है और उसे नाम रखा है, आरबीआई ने अपनी पहल को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। आरबीआई ने अपनी पहल को नाम रखा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, अर्थात यह आरबीआई का सैंडबॉक्स है और आरबीआई ने नाम रख दिया क्या, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो यह भी क्या होगा, यह भी और कुछ नहीं, यह आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म होगा जहां फिनटेक अपने नए इनोवेशन प्रोडक्ट का परीक्षण करेंगे, और जब परीक्षण से आरबीआई संतुष्ट हो जाएगी तो आरबीआई उन्हें काम करने की इजाजत देगी। यानी हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और कुछ नहीं है, आरबीआई ने खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक, और फिनटेक कंपनियों से कहा कि जितने भी आप अपना कोई भी ऐप, चाहे पेमेंट ऐप हो, चाहे लोन ऐप हो, चाहे इंश्योरटेक हो, कोई भी ऐप, इसी ऐप को हम क्या कहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट। इसी को तो हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। तो आरबीआई ने सारी की सारी फिनटेक कंपनियों से कहा है कि कोई भी आप डिजिटल प्रोडक्ट या कोई भी आप ऐप लाएंगे तो पहले हमारे खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, इसका परीक्षण करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे, और हम खुद देखेंगे। यानी आरबीआई कहती है खुद रिपोर्ट देखेंगे, और जब खुद रिपोर्ट देखेंगे तो हम रिपोर्ट से जब संतुष्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो आपको इजाजत दे देंगे। अर्थात यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह भी एक सैंडबॉक्स ही है, आरबीआई ने खुद बनाया है, तो आरबीआई ने खुद इसे नाम दे दिया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अर्थात रेगुलेटरी सैंडबॉक्स और कुछ नहीं, आरबीआई का एक टेस्टिंग का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। समझ में आ गई बात। तो यह रही फिनटेक की एक हल्की सी कहानी, फिनटेक का एक हल्का सा परिचय। ठीक, मुझे उम्मीद है फिनटेक के बारे में एक सामान्य समझ आपको विकसित हो गई होगी। तो अगर फिनटेक पूरा समझ में आ गया हो, पूरा याद हो गया हो, तो खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए। बेहतर इकोनॉमी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसका विकल्प ही नहीं है।
क्योंकि बेहतर इकोनॉमी पढ़े बेहतर रिजल्ट संभव ही नहीं है। तो इसलिए जिनको भी बेहतर इकोनॉमी से जुड़ना है, जिनको भी इकोनॉमी में बेहतर समझ विकसित करना है, जिनको भी बेहतर इकोनॉमी की पढ़ाई करनी है और जिनको भी आईएएस बनने का सपना साकार करना है, वो इकोनॉमी से डरे नहीं, इकोनॉमी से प्यार करें और आश्वस्त रहे। उस प्यार को करवाने के लिए यूपीएससी वाला है, हम हैं। आपकी बेहतर इकोनॉमी की तैयारी को सुनिश्चित करवाएंगे, आपकी बेहतर यूपीएससी की तैयारी को सुनिश्चित करवाएंगे, आपके सपनों में हकीकत का रंग भरने के लिए अपना जी जान लगा देंगे, आपका सब कुछ लगा देंगे, क्योंकि हमारा पैशन ही यही है, आप लोगों को तैयार करना, आप लोगों को बनाना, हजारों हजार युवा इस देश की सेवा के लिए खड़ा कर देना, ताकि वे आने वाले भारत को बुलंदियों पर ले जाए, शिखर पर ले जाए, विश्व गुरु बना दें। अब तक के लिए इतना भी, बस जल्दी ही अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।